हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है फॉलो मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को एसएससी जीडी के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो कराया जाएगा। आप सभी लोग कमेंट में कह रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाए, तो आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराया जाएगा जो कि पिछला यानी 2021 के एसएससी जीडी की जो परीक्षाएं हुई हैं वही का आपका क्वेश्चन कराया जाएगा मैथ का। तो उस समय 25 क्वेश्चन हुआ करते थे, अब 20 क्वेश्चन है, तो आप सभी को 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा और उसी आधार पर आप अपनी तैयारी का आकलन करिएगा कि आपकी तैयारी कहां तक है। तो साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी देते रहिएगा यहां पर, यानी क्वेश्चन का आप आंसर भी देते रहिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपका कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है ना। तो आइए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि ए और बी के वेतन में वेतन का अनुपात है 6:7, यानी कितना दिया है 6:7 दे रखा है। कह रहा है यदि बी के वेतन में 501/2% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन, किसका, बी का वेतन, बी की बात कर रहा है क्योंकि बी में वृद्धि हो रही है, तो बी का वेतन 14,77,000 हो जा रहा है। ठीक ना, यानी 1,47,700 रुपये हो जाता है। तो ए का वेतन कितना होगा। अब देखिए मान लेते हैं ये ए और बी, यानी इसका वेतन है 60x और इसका वेतन है 70x, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी के वेतन में क्या हो रहा है, बी का वेतन तब काउंट कर लेते हैं। बी का वेतन, तो बी के वेतन में तो वृद्धि हो रहा, पहले तो 70x है, उसके बाद से क्या हुआ 70 में वृद्धि हो रहा है। कितने का 70 में वृद्धि हो रहा है 501/2% का, यानी कितना हो जाएगा 5 दूना 10 की 11/2%। है ना, बात हुआ 70x का, है ना। अब देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 70x और प्लस ये क्या हो जाएगा 70x गुणे 11/2 गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज जो है वो बटा 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको ये कट जाएगा 35 बार में, तो कितना हो जाएगा ये 70x प्लस 35 का नम 35 को 5 कितना है 3, 35 का नम 35 3 38 x और बटा 100 है, तो 2 अंक पर क्या लगा देंगे भैया, दशमलव लगा देंगे। अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 73.85x। ये है बी का वेतन। अब जब 501/2% की वृद्धि हो गई तो अब क्या करेंगे, अब आपको देखिए यही वृद्धियां कितने के बराबर है, तो यही वृद्धियां है 73.85% जो है यक्स, यही किसके बराबर है भैया, तो यह 14,77,000 के बराबर। तो यहां से यक्स की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, क्या हो जाएगा 14,77,000। अगर हम गुणे 100 कर दें तो नीचे भी 100 करना पड़ेगा, तो ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 7385। बोलिए कोई दिक्कत, अरे भाई आप 100 का गुणा कर दीजिए, इधर 100 का गुणा कर दीजिए तो दशमलव हट जाएगा। चलिए ये देखिए टोटल ये यहां तक ना 2 बार में कट जाएगा और ये 00 है, तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 2000, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2000। तो जरा बताइए ए का वेतन कितना हो जाएगा, तो ए का वेतन है 60x, तो हो जाएगा 60 गुणे 2000, यानी 6 दूना 12 है और कितना 0 4 0, यानी 1,20,000 आपका ए का वेतन होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा, कोई दिक्कत नहीं। तो बस यहाँ पर बी के वेतन में वृद्धि हो रही थी तो हमने बी के वेतन में वृद्धि कर दिया और बी का वेतन दे रखा था तो हमने यहाँ पर एक का वैल्यू ज्ञात कर लिया, यानी एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लिया और यहाँ पर 60x है तो ए का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, चलिए तो आप अपने कैलकुलेशन पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है ना, और देखिए कहा जाता है ना कैलकुलेशन अगर आप सीखेंगे कहाँ, तो कैलकुलेशन कहाँ सीखेंगे। अगर आपको साइकिल चलाना सीखना है तो कहाँ सीखेंगे, साइकिल पर बैठेंगे ना, तो वहीं से ना सीखेंगे। तो कैलकुलेशन कहाँ से सीखेंगे, जो सवाल लगाया जाता है वहीं से सीखा जाता है कैलकुलेशन, तो वहां से ही सीखा करिए कैलकुलेशन पहला चीज। उसके बाद से अगर आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए तो आप करिए, लेकिन कैलकुलेशन यहां से सीखिए। ठीक है, चलिए और आप अपना कैलकुलेशन ट्रिक वगैरह बहुत ज्यादा मत देखा करिए। आप अगर आपको ट्रिक देखना तो उस ट्रिक को या तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, अदरवाइज जो आपकी प्रैक्टिस है ना उसी को मजबूत करिए। ठीक है ना, कैलकुलेशन आपका मजबूत हो जाएगा। और इसमें आप देख भी रहे होंगे एसएससी की परीक्षाओं में कैलकुलेशन खूब सारा पूछता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला ही क्वेश्चन आ गया कैलकुलेशन का। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको एक बार लिख लिया जाए तो लिख रहा 3 गुणे 7 प्लस 5 माइनस 6 भागा 3 माइनस 9 प्लस 45 भागा कितना है 5, ये तो गुणा एक करके दिखाइए आप लोग, -5
45। ठीक है ना, इसी को करा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आंसर आप लोग दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है कि सबसे पहले का को देखते हैं, फिर उसके बाद से भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर आता है माइनस। इनका नंबर आता है ना, बिल्कुल आता है। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जरा देखिए, जहां पर भाग है उसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी 3 गुना 7 प्लस 5 माइनस 6 भागा 3 हो जाएगा 2, कोई दिक्कत, माइनस 9 है, प्लस 45 भागा 5 हो जाएगा कितना, 5 9 45 गुणे 4 है माइनस 45। ये आसान भाषा में सिखा रहे हैं हम आपको। ठीक है, अब इसके बाद से जहाँ गुणा है उसको हटा लीजिएगा, तो 7 त्रिक हो जाएगा 21 प्लस 5 माइनस 2, बाकी हम कुछ नहीं हटा रहे हैं। ठीक है ना, 9 चौको 36 माइनस 45, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब प्लस प्लस वालों को एक पास कर लीजिए, माइनस माइनस वालों को एक पास कर लीजिए, जैसे 21 धन 5 और धन 36, ये प्लस वाले हैं, और ये माइनस वाले, -2 -9 -45, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 36 5 41 और 41 और 21 कितना हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा, माइनस 45 9 45 और 11 9 2 देखिए माइनस माइनस सब मिलकर के माइनस ही तो होते हैं ना, और अंकों को जोड़ लिया जाता है। माइनस का मतलब उधार। अब बताए 2 रुपया उधार लिए, 9 रुपया उधार लिए, 45 रुपया उधार लिए, तो उधार जुट न जाता है तो माइनस माइनस जुटते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस ही होता है, उधार तो उधार ही रहता है ना। हाँ, तो वही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9 2 11 और 11 45 56, तो 56 और 6 कितना हो जाएगा 62, यानी आपका आंसर आया 6। इसका कितना आया 6, ऑप्शन नंबर दूसरा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए आसान भाषा में इसको समझा दिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए टीवी वाला मूल्य है। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि एक टेलीविजन का मूल्य 14,500 रुपये में उपलब्ध था, यानी 14,500 रुपये में आपको मिल रहा था। अच्छी बात है। तो क्या करा, दिवाली सेल के दौरान दिवाली आया और वहां पर एक छूट दिया गया, और उस छूट के दौरान उसका मूल्य घट गया और कितना हो गया 11,890 रुपया हो गया। तो कह रहा प्रतिशत छूट कितनी थी, यानी छूट बताना है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले कितना था भैया उसका दाम, पहले दाम था कितना 14,500, और अब दाम कितना हुआ कब, छूट के बाद। तो छूट के बाद दाम कितना हुआ, तो वो हुआ 11,890। तो कितना का छूट मिल रहा है, तो कितने का छूट मिला, तो अंतर कर लेंगे, यानी 0 यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 9 जा 1 आया, और यहाँ पर 14 में से 8 जा 6, और ये कितना हुआ भैया, ये 3 है ना, तो ये हो गया इतना आपका, यानी 2610 रुपया आपको छूट मिला। बोलिए कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो 2610 रुपया आपको छूट मिल गया। अब देखिए आपको ज्ञात करना है छूट परसेंटेज, तो 2610 और कितने में छूटवा मिला है आपको, तो आप कहेंगे हमको मिला है 14,500 में गुणे 100 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको छूट परसेंट ज्ञात करना है। 00 से 00 कट जाएगा, 145 से काट दीजिए तो एक बार में, और ये कितनी बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 145 और ये 8 यानी 18%। ठीक है ना, तो आपको छूट कितना मिल रहा है, तो वो मिल रहा है आपको 18% की छूट मिल रहा है। कब, दिवाली के दौरान। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का अंतर लेकर के और बटाइए करना था जो पहले दाम था उसका। ठीक है, तो आपका आगे आंसर 18%। चलिए अब बात कर रहे हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और पिछले बार का पेपर आपको भी पता था कि एक अच्छे लेवल का SSCGD का आया था। ठीक है, चलिए निश्चित राशि 2.5 वर्षों में 12% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,982 रुपया 50 पैसा हो जाता है यदि ब्याज 10 मासिक संयोजित किया जाता है। देखिए यहीं पर आप लोग को क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ना भाई, 10 मासिक कहेंगे कि 10 मासिक का FF संयोजित करेंगे। आइए देखिए, पहले तो जिनको आ रहा है वो लगाएं। चलिए देखिए कितना दिया है, सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन हो जा रहा है कितना, यानी ए की वैल्यू हो जा रही है 9,982 रुपया 50 पैसा, ये मिश्र धन हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें कि रेट कितना है, तो रेट है 12%। तो अगर आप प्रति माह का निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 1% प्रति माह, प्रति माह आ जाएगा ना 1%। तो 10 माह का कितना हो जाएगा, तो 10 माह का आप कहेंगे 10%, इसमें कोई दिक्कत है
बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए दो जो वर्ष दिया है वो कितना दिया है, 201/2 वर्ष। तो 201/2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, अगर बात करें कुल कितने महीने होते हैं, तो 2 में हो गया 24 और आधे में 6 यानी 30 महीने। तो 30 महीने टोटल है और 10 माह के हिसाब से संयुक्त किया जा रहा है, तो बटे 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। ठीक ना। तो ये समय यानी n की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 गुणे 10 यानी 10 माह जो होगा वो 3 बार में होगा ना। तो वही जैसे 3 माही होता है, 4 माही होता है, ऐसा होता ना, मतलब तो वैसे ही ये 3 गुणे 10 हो गया यानी 30 महीना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना। तो ए बराबर क्या होता है भैया, P1 + r/100 n। ए की वैल्यू है 9,982 रुपया 50 पैसा। पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। 1 + r की वैल्यू कितनी आ गई है, 10%। तो 10/100 और इस पर 3 घात है ना, क्योंकि 30 महीने में जो 10 महीना है वो 3 बार है। चलिए, तो ये 0 से 0 कट गया तो कितना हो जाएगा, ये P गुणे 10 × 10 = 11/10 कितनी बार, 3 बार ना। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं। और ये हो गया 9,982 रुपया 50 पैसे। जरा इसको काट दिया जाए, 11 से कटेगा ये, इसके दशमलव को हटा दिया जाए, इधर यानी 100 का गुणा कर दें, तो इधर भी कितने का गुणा कर दें, 100 का गुणा कर दें, दशमलव हट गया। 11 से काटिए इसको, 11×9 = 99 कट गया। ये 8 कटेगा नहीं, 0 उतार देंगे ना तो दोनों अंक आ जाएगा। तो कितना, 11 × 7 = 77 और 5 है 11 × 25 = 55। फिर 11 से काटिए, 11 × 8 = 88, 2 आया और 22, 11 × 2 = 22 और 11 × 25 = 55। फिर 11 से काटिए, 11 × 7 = 77, 5 आया 11 × 25 = 55। कोई दिक्कत नहीं है, डबल 0 इससे कट जाएगा, 1 0 यहाँ पर बचा, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P की वैल्यू हो जाएगा 750 × 10 अर्थात 7500 रुपया, 7500 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो बस ये सवाल था। तो आपका जो मूलधन आया यानी P की वैल्यू आई वो कितनी आई, 7500 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित समान दर पर 4 वर्षों के बाद 13,200 रुपये हो जा रहा है और 8 वर्ष में 16,400 रुपये हो जा रहा है। यानी 4 वर्ष में कितना हो रहा है, साधारण ब्याज है ये साधारण ब्याज है। ठीक है, तो 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है भैया, वो हो जा रहा 13,200 और 8 वर्ष में, तो 8 वर्ष में आप कहेंगे 16,000, आप कहेंगे नहीं दिया है, 8 वर्ष में 16,400 रुपये हो जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। करा समान राशि पर, यानी जो राशि आएगी समान राशि पर, मूलधन की बात कर रहा है, 301/5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा, यानी पूछ रहा। देखिए 4 वर्षों साधारण ब्याज आपको पता है कि हर साल वही चलता है, हर साल बराबर चलता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहता इसमें। तो जरा देखिए 4 वर्ष में हो जा रहा 13,200 और 8 वर्ष में हो जा रहा 16,400। तो अगर हम निकालें तो टोटल 4 वर्ष का अंतर कितना आ जाएगा, यानी 4 वर्षों में जो ब्याज है वो कितना आ जाएगा। तो 16,400 में से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 में से 2 2, 6 में से 3 3, यानी 3200 रुपया। ये 4 वर्ष का आपका ब्याज आ गया। बोलिए कोई दिक्कत भाई, 4 वर्ष में इतना रुपया हो जा रहा है तो 8 वर्ष में इतना रुपया हो जा रहा है, तो दोनों का अंतरवा लेंगे तो जो रुपया आ रहा है वो हमारा ब्याजन हो रहा है, क्योंकि ब्याज ही तो बढ़कर के इतना हो जा रहा है 8 वर्ष बाद, बिल्कुल हो जा रहा है। तो ये हो गया 4 वर्ष में ब्याज 3200 रुपया हो गया आपका। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब देखिए 4 वर्ष में अगर 3200 रुपया हुआ है तो इसका मतलब है कि इसके 4 वर्ष पहले भी 3200 रुपया आपको यहां पर भी मिला होगा, यानी ये 4 वर्ष में 3200 रुपये 13,200 रुपया मिला ना यहाँ पर। तो इसके 4 वर्ष पहले भी अगर बात करें, यानी जब समय शुरुआत हुआ था तो भी इसको 3200 रुपये मिला होगा, जैसे कि यहाँ पर इसको 3200 मिला है। यानी अगर हम बात करें 0 वर्ष से, 0 वर्ष का मतलब अब की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो 0 वर्ष से 4 रहा है, 4 से 8 आया तो यहाँ मिला 32, तो यहाँ पर भी मिला होगा 32। तो इसमें से हम 3200 माइनस कर दें तो आपको मिल जाएगा मूलधन। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 13,200 में से 3200 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 10,000 मूलधन आ गया।
तो सर आपका क्या आ गया, मूलधन। अब इसी प्रकार 301/5 वर्षों के लिए 10% की साधारण ब्याज क्या होगा, तो आपको पता है साधारण ब्याज क्या होता है भैया, तो होता है मूलधन, यानी 10,000 गुणे 301/5 वर्ष है ना, तो 5 या 15 1 16 अब बटा कितना हो जाएगा 5 गुणे कितना है 10% और बटे क्या होता है 100 होता है ना सबके बटे। बस ये 0000 से इससे हटा दीजिए, 5 दूना 10, 16 दूना 32 और 00 यानी 3200 रुपया आपका साधारण ब्याज होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 4 वर्ष के बाद 8 वर्षों में 4 से 8 में हुआ है 3200, इसका मतलब 4 वर्ष पहले भी बात कर रहे थे, तो इसमें से 3200 घटा देंगे तो ये आपका मूलधन हो जाएगा। बस जब मूलधन आप प्राप्त कर लिए तो यही फार्मूला लगाना, साधारण ब्याज और मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। बस इसका आंसर आ गया आपका 3200। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चीजें समझ में आ रही हैं। हाँ अगला देखिए, करा एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चाल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे दूरी बटा समय होता है। दूरी कितना दे रखा है 1600 मीटर, मीटर दे रखा। अगर हम इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कह देंगे 1000 से भाग दे देंगे तो ये किलोमीटर में आ जाएगा ना, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, तो वही 1000 से हम भाग दे दिए। ये आपका आ गया दूरी। और समय कितना है 4 मिनट, तो 4 में अगर 60 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा घंटा में। कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं ना। बस तो बगल का बगल में गुणा होता है, नीचे का ऊपर होता है, यानी 1600 गुणे 60 बटा 1000 गुणे 4, 30 से गायब हो जाएगा। ये 4 चौको 16 और 4 छक्के 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपका आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करे यदि दो संख्याओं का औसत 13 है, औसत कितना है 13, अगर उसका गुणनफल का वर्गमूल, देखिए बड़ा अच्छे से कहा गुणनफल का वर्गमूल, कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्याएं मान लेते हैं कि x और क्या है y है, तो कह रहा है कि औसत यानी x प्लस वाई बटा 2 बराबर दे 13, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा भैया 13 दूना 26। समीकरण नंबर 1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। करा उनके गुणनफल का, किनके गुणनफल का, इनके गुणनफल का वर्गमूल कितना है 12 है। वर्गमूल ना, तो वर्गमूल मतलब अंडर रूट कर देंगे तो x और y कितना हो जाएगा, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 144। समीकरण नंबर 2। अब दो बातें हैं, या तो आप क्या करिए अपने से कोई ऐसी वैल्यू मानिए जहां से इनका दोनों का योग 26 आना चाहिए और गुणनफल आना चाहिए 144। तो अगर बात करें कि हमें x की वैल्यू अगर मान लें 18 और इसको मान लें कितना 8, तो 18 8 कितना होता है भैया 26 होता है, और 18 8 144 होता है। बस इसी पर वैल्यू हो जाएगी, यानी x का वैल्यू 18 और y की वैल्यू 8। तो पूछ रहा है दोनों का अंतर बताओ, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 18 में से 8 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 10। लेकिन कब, जब इसको आपको अपने से मानना पड़ेगा, तो अपने से मानने में थोड़ा तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक है। तो लेकिन अगर नहीं मानना चाहते अपने से, तब इसको कैसे लगाएंगे, तो आप इसको ऐसे लगाएंगे। तो ये फार्मूला याद कर रहिएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy। बस अब इस फार्मूले को याद रखे रहिएगा, ये फार्मूला नहीं भूलना चाहिए। कभी भी अगर x प्लस वाई की वैल्यू दिया रहे, x वाई की वैल्यू दिया रहे, तो आपको x माइनस वाई की ज्ञात करना हो, या x प्लस वाई का ज्ञात करना हो, या x वाई का ज्ञात करना हो, तो इन तीन में से दो कोई दिया रहेगा, कोई एक ज्ञात कर लेंगे आप बहुत ही आसानी से। तो आइए देखिए कैसे आसानी से। x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 26, और 26 का कितना होता है वर्ग, ये होता है आपका 676 ना माइनस। अब ये देखिए 4 गुणे x वाई यानी 4 गुणे 144, तो कितना हो जाएगा ये 4 चौको 16। चलिए यहाँ पर कर देते हैं, 4 चौको 16 को 6 1 आया, 4 चौको 16 1 17 और 4 1 का 9 4 1 5।
अब 676 में से 576 को माइनस कर देंगे तो 100 ना आएगा, तो किसकी वैल्यू आई हो, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू आया ना, तो x माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर की वैल्यू है 100 तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों पक्षों का अंडर रूट कर देंगे तो 10 आ जाएगा, यानी x माइनस वाई की वैल्यू आपकी आ गई 10, और यहीं पर यहाँ पर भी आया था, ठीक है ना। चलिए अगर यहीं पर x और y की वैल्यू पूछा होता तो देखिए x प्लस फाई का 26 मिल गया, x माइनस फाई का 10 मिल गया, दोनों को जोड़ेंगे एक बार और आधा कर दीजिए तो x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 26 10 36 और 36 का आधा 18 आ गया। अगर y की वैल्यू याद करनी तो दोनों को घटा दीजिए, यानी 26 में से 10 जाए 16, उसको आधा कर दीजिए 8 आ गया, ठीक है। चलिए तो फार्मूला नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, कर रहा है एक 725 मीटर लंबी ट्रेन 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, तो ट्रेन की गति बताइए। देखिए कभी भी अगर ट्रेन किसको पार करे, सुरंग को पार करे, प्लेटफार्म को पार करे, ठीक ना, और क्या होता है सुरंग, प्लेटफार्म, पुल को पार करे, अगर इन सभी को पार कर रही है तो जो ट्रेन की चाल होती है वो होती है, आपको पता है कि चाल बराबर होती क्या, पहले ये बताइए। तो चाल बराबर आप कहेंगे दूरी बटा समय होती है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय होती है। लेकिन इस समय जब ट्रेन सुरंग को पार कर रही होती है, प्लेटफार्म को पार कर रही होती है और पुल को पार कर रही होती है, तो जरा देखिए, जरा अगर मान लेते हैं कि ये ट्रेन है, मान लेते हैं कि ये ट्रेन है और यहाँ पर है आपका प्लेटफार्म, तो इसको कब पार करा हुआ मानेंगे, जब ट्रेन यहाँ पर चली जाए, बोलिए यही ना। तो इसका मतलब जब ट्रेन वहां पर चली जाएगी यहां से, तो आप कहेंगे पूरा ये पार कर दी, तो इसकी दूरियां और इसकी दूरियां दोनों को ऐड कर देंगे तो यही तो कुल दूरी हो जाएगी, यानी इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई इक्वल टू कुल दूरी, यही ना हुआ। तो बस इसका मतलब है कि चाल बराबर क्या हो जाएगा, यानी ट्रेन की लंबाई आ प्लस इनमें से कोई एक रहे, सुरंग की लंबाई आ बटा समय कर देंगे, बस कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही चीज अगर ट्रेन किसको पार कर रही होती, व्यक्ति को पार कर रही होती है या पोल को पार कर रही होती है, इलेक्ट्रिक पोल को पार कर रही होती है, तब क्या करते हैं, तो उसका लंबाई जो होता है नगण्य माना जाता है उस व्यक्ति का, तो ट्रेन की दूरी ही ट्रेन की लंबाई ही उसकी दूरी हो जाती है, तब हो जाता है चाल बराबर केवल और केवल ट्रेन की लंबाई बटे समय। लेकिन अगर पुल या सुरंग को इन सभी को पार कर रही होगी तो दोनों की लंबाई को ऐड कर देंगे बटा समय कर देंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो चला आइए अब क्या करा, 725 मीटर लंबी ट्रेन है, यानी 725 धन सुरंगवा कितना है 235, असमैया कितना है, यह है आपका 48 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 और 3 2 5 1 6 और 7 2 9 आ गया बटे 48। अच्छा ये मीटर पर सेकंड में है ना, तो हमको किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए, तो कितना कर देंगे 18 बटा 5, 48 दूना 96 आ 5 चौको 20, 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ गया आपका आंसर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये नोट याद करे रहिएगा कि किसको पार कर रही है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, लगाइए इसको, कैलकुलेशन इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्या कर रहा है, 45 माइनस 3 और एक गुणे है। अब कोष्टक में है ना, तो उसको सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे, और का मतलब होता है गुणा, तो 6 गुणे 4 कर देंगे तो 24 ना आ जाएगा, और प्लस अब 12 भागा 3 है तो 4 कर देंगे, आ गुणे 6 आगे है, आ जाएगा ना, अब माइनस 4 गुणे 5 है, और आगे क्या है भैया प्लस है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 45 माइनस 3 गुणे, पहले इसको कोष्टक को सॉल्व करिएगा, तो 24 है आ प्लस 6 चौको 24 आ माइनस 5 चौको 20, तो कितना हो जाएगा, ये 24 में 20 4 आ 24 4 28 हो जाएगा ना। तो 45 माइनस है ना, हाँ माइनस 3 गुणे ये कितना हो जाएगा 20, ये 20 4 और 24 4 28 आ प्लस 6, तो 45 माइनस 28 तिहाई कितना हो जाएगा, 30 तिहाई 90 और 6 घटा दीजिए 84 आ जाएगा, आ प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, ये 45 6 51 और 84 में से 51 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे,
है ना, 4551। तो 4 में से 1 जाया 3 और 8 में से 5 जाया 3, -33 आपका आंसर है। ठीक है, बस क्योंकि माइनस ज़्यादा है इसी वजह से माइनस होगा इसका वैल्यू। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक कुर्सी को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे करके 720 रुपया में बेचा जाता है। यानी आपको पता है कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित, और अंकित पर ही हमेशा क्या दिया जाता है, छूट। तो 100 माइनस छूट बटा 100, यही ना। तो अगर हम बात करें विक्रय मूल्य कितना है 720 रुपया, अंकित मूल्य मान लेते x है, यह ज्ञात करना है। छूट कितना दे रखा है इस पर 10% यानी 90 बटा 100 कर देंगे। आप चाहे होते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना। तो 9 8 72, ये 8 बार में कट जाएगा और ये इधर जाएगा तो x की वैल्यू 800 हो जाएगी। आप चाहे होते डायरेक्ट अंकित मूल्य ज्ञात कर लिए होते यहाँ से, तो अंकित मूल्य कैसे हो जाता है, डायरेक्ट 720 गुणे 100 बटा 90, 10% छूट है ना, तो ये 8 बार में 800 यहीं पर आ जाता है। ठीक है सॉरी। तो ठीक है ना। तो ये देखिए ये क्या हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये जो 800 आया, या तो आप फार्मूले एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए समझा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो इसकी वैल्यू आ गई 800, यानी अंकित मूल्य आपका आ गया 800। अब देखिए कुर्सी का क्रय 640, यानी क्रय मूल्य है 640 रुपया। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, यानी जो विक्रय मूल्य है इसका विक्रय इसका अंकित है और अंकित मूल्य है 800, यानी 800 रुपये में बेचा जा रहा है। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत बताओ। जाहिर सी बात है, आपको दिख नहीं रहा लाभ हो रहा है, 640 रुपये का चीज़ था 800 रुपये में बेचेंगे तो आपको लाभ कितना हो रहा है। तो लाभ परसेंटेज ज्ञात कर लेंगे। तो लाभ परसेंटेज कैसे ज्ञात किया था, लाभ पहले ज्ञात करते हैं। तो लाभ कितना हो जाएगा 160 बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में, और ये कितनी बार में 25 बार में, यानी लाभ कितना आ रहा है आपका 25%। कोई दिक्कत नहीं। तो आपका लाभ है 25%, कोई दिक्कत। तो देखिए तो आपको क्या यहाँ पर ज्ञात करना है, वो समझ में आ रहा है वो चीज़ें, उसमें तो कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है ना। सबसे पहले बस आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना था, उसके बाद फिर जो कह रहा था वही आपको काम कर देना था। अगला देखिए क्या कर रहा है, रवि और सुमित का वेतन 4:5 है। रवि है और सुमित है, इसका वेतन कितना है 4 और 5। कोई दिक्कत, यानी ये 4x है और ये 5x है। कह रहा है इसमें 6000 रुपये की वृद्धि की जाती है, प्रत्येक में, दोनों लोगों में 6000 की वृद्धि की जाती है। तो जो नया अनुपात आता है वो 35 अनुपात इतना हो जाता है, यानी 4x में 2000 रुपये ऐड कर दीजिए, सॉरी 6000 है, 6000 रुपये ऐड कर दीजिए। अब 5x में भी 6000 रुपया ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जा रहा है, यही कितना अनुपात आ रहा है 35:40। तो 5 7 35 है, 5 8 40, यानी 7:8 में आ रहा है। बस 8 का इधर गुणा कर दीजिए, 8 चौक को 32 x प्लस 8 छक्के 48,000 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। और ये हो जाएगा 7 पच्चे 35x प्लस 7 छक्के 42,000। इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो 48,000 में से 42,000 घटेगा तो कितना आ जाएगा 6,000, ये ना आएगा। और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x 32 3 35, है ना। तो 3 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 2000, यानी x की वैल्यू आ गई 2000। तो अब देखिए क्या कर रहा है, तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात करिए। पहले मूल वेतन हम लोग ज्ञात करते हैं। तो मूल वेतन कितना सुमित का 5x है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 तो ई हो गया मूल वेतन, आप 6,000 रुपये की वृद्धि हो ना, तो इसी में 6,000 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16,000 रुपया सुमित का मूल वेतन होगा। कोई दिक्कत, अरे सॉरी बढ़ा हुआ वेतन होगा। अब मूल वेतन पूछता तो 10,000, ये उसका मूल वेतन अगर होता तो 10,000 होता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कर रहा है, 10 से 1/2% की हानि और 11 से 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। यानी जो हानि है अब इसमें परिवर्तित हो जाती है, तो विक्रय मूल्य में 132 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो बस उसका क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अगर ऐसे सवाल कभी भी आए तो हम आपको पहले एक नोट बता रहे हैं, उसको लिखिएगा। यानी लाभ लाभ दिया रहे, हानि हानि अगर दिया रहे तो इन लोगों को माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं, भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अगर हानि और लाभ एक साथ दिया रहा और ये विक्रय मूल्य की बात करेगा, विक्रय मूल्य का अंतर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, विक्रय मूल्य का अंतर दिया रहेगा, और आपसे कहेगा कि क्रय मूल्य हमको याद ज्ञात करके दिखाओ, ठीक है ना। तो हानि लाभ दिया रहे और या तो लाभ हानि दिया रहे,
अगर इन सभी में दिया रहे तो इसका हम हमेशा क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वही सवाल, अब आपको समझ में आ गया होगा। 10 से 1/2 का मतलब कितना होता है, 21/2%, ठीक है ना। और ये क्या हो रहा है, ये हानि हो रहा है। अगर अगली बात करा जाए तो वो लाभ में परिवर्तित हो रहा था, 11 55 3 58/5%। ये क्या है भैया, ये है आपका लाभ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा दशमलव में कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 10.5% हानि, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 5 और कितना हो जाएगा, 5 × 30, ये ना आ जाएगा, हाँ, ये % लाभ। अब देखिए ये हानि है और ये लाभ है, और विक्रय मूल्य का और करा इतने रुपए की वृद्धि होती है, चाहे वृद्धि का है चाहे कमी का है, दोनों का मतलब यही नहीं हुआ कि उसका अंतर दे रखा है, तो वही वृद्धि की बात कर रहा है। अब देखिए हानि लाभ दोनों को क्या करते, जोड़ते हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 6 5 11 को 1 आया, और 1 और 1 2 और 1 और 1 2, यही ना है, हाँ, 11 10 21 1 22.1% और यही उसके अंतर के बराबर हो जाएगा, यानी जो आएगा यही उसके अंतर के बराबर हो जाएगा। तो अंतर कितना है, 132.60 रुपया। तो पूछ रहा है क्या हमको ज्ञात करने के लिए, क्रय मूल्य ना, यानी इतना बराबर, अगर इतना तो 100% ही तो क्रय मूल्य होता है, तो 100% बराबर कितना, तो 132.60 × 100/22.1। कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं। ऊपर में 100 का गुणा कर दीजिए, नीचे में भी 100 का गुणा कर दीजिए, तो 100 का गुणा करने से क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 132 × 100, 100 तो हट गया दशमलव, और यहाँ पर 1 0 क्या हो जाएगा, 2210। कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए इससे कट जाएगा, ये कितनी बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा। आपका आंसर आया 600 रुपया क्रय मूल्य आया। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट याद रखे रहिएगा कि कभी भी लाभ दिया रहा है, हानि हानि दिया रहा है, तो उनको हम माइनस करते हैं, हानि लाभ दिया रहा है, लाभ हानि दिया रहा है, उनको प्लस करते हैं, विक्रय मूल्य का अंतर दिया रहेगा, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो जो अंतरवा आएगा या माइनस करके या प्लस करके जो भी आप करेंगे, जैसे यहाँ पर हानि लाभ दिया था तो दोनों को जोड़ना था ना, हमको हानि लाभ को जोड़ना था, जोड़ दिया, वही विक्रय मूल्य के अंतरवा जो दिया रहता वृद्धि का या कमी का उसी के बराबर हो जाता है। उसके बाद से पूछ रहा है क्रय मूल्य बताओ, तो 100% बराबर कितना, आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो नोट याद रखे रहिएगा। चलिए अब अगला सवाल बात करें। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा 9 अंकों वाली संख्या है, यानी 89 है, और कितना है, 56, 89 56 3x और 8 7 y, और किससे कट रहा है, 72 से कट रहा है। 72 से कटने का मतलब होता है 8 और 9 से कट रहा है। और हम आपको बताते हैं कि 8 से जो विभाजिता का नियम है, 8 से कटने का अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। और आपके पास जो संख्या है वो है 0 1 2 3 डॉट ऐसे लेकर के 9 तक, यानी टोटल आपके पास 10 संख्याएं होती हैं, आपको पता भी है 10 ही संख्याएं होती हैं। तो 3 अंक, यानी अगर हम बात कर रहे हैं 87, पहले 0 रखा जाए और 8 से काटिए, तो क्या ये 8 से कट जा रहा है, तो आप कहेंगे नहीं, 8 से पूर्ण रूप से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये नहीं कटेगा, इसका मतलब 0 नहीं रखेंगे, तो 1 रखिए, 1 कट जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो 2 रखिए, 2 कट जाएगा, 8 × 9 8 8 9 72, यानी 1 9 बार में कट जाएगा ये। इसका मतलब है कि y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2 मिल गई। कितनी मिल गई, 2 मिल गई। अगर और भी कोई संख्या रखेंगे तो आप देखेंगे कि 8 से वो नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि y की वैल्यू हमको मिल गई 2। ये तो क्लियर हो गया, y का वैल्यू मिल गया 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं कि अब हमको 8 से तो कट गया, अब 9 से, तो 9 से काटने का होता है कि सभी अंकों को जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, सभी अंकों को जोड़ दीजिए, योग उनका कर दीजिए, और वो 9 से कटनी चाहिए। यानी अब देखिए 8 9 17 हो जाएगा, इस सबको जोड़ दीजिए, यानी 8 9 धन 5 धन 6 धन 3 धन x धन 8 धन 7 धन y की वैल्यू तो 2 मिल ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ लीजिए जरा सा, 9 8 17 17 5 22 और 22 6 28 3 31 और 31 8 39 और 39 7 कितना हुआ, 46 2 48 48 प्लस x। अब जरा बताइए 48 तो कटेगा नहीं 9 से,
9 पच्चे 45, 45 तो कट जाएगा लेकिन बच जाएगा 3। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर 3 बच रहा और 6 यहाँ पर और मिल जाता है तो 48 आधा 6 मिल करके हो जाता 54। और क्या होता, 9 से कट जाता ना, 9 पच्चे पता 9 छक्के 54 कट जाता। इसका मतलब है कि x की वैल्यू मिल रहा है 6, तो x की वैल्यू हमको मिल गया 6 और y की वैल्यू हमको मिल गया 2। कोई दिक्कत नहीं। अब जो पूछ रहा है उसी को ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तैयार, ये तैयार होना चाहिए आपका, ठीक ना। वही 4 से विभाज्यता के नाम क्या होता है, यहाँ पर अंतिम 3 अंक देखे ना, वहां पर अंतिम 2 अंक देखा जाता है। 9 से क्या हो, सभी को अंकों को जोड़ करके 9 से कटना चाहिए ना। 3 से क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ करके 3 से कटना चाहिए। चलिए इसको अब वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो 7x - 3y, अब इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है आपको? बिल्कुल भी नहीं। 7 छक्के 42 हो गया, माइनस 3 दूना 6 हो गया, 42 में 6 जा, करणी में 36, और करणी में 36 का वैल्यू होता है 6। बस इसका आंसर आ गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलिए अगला फल देखिए, अच्छा सवाल है। करा, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, यदि वह इसे वास्तविक मूल्य से 20% कम में खरीदता और इसे 10 रुपये कम में बेचता तो 15% तो उसे 25% का लाभ होता। तो कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य बताए, खूब उसी में घुमा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा सा, मान लेते हैं कि 100 रुपया उसका पहले क्रय मूल्य रहा होगा अगर, तो अब इसकी बात कर रहा है, जरा देखिए क्या कर रहा है कि 20% के लाभ पर अगर वो बेचा और 20% कम में खरीदा होता है। यानी अगर हम इसके क्रय की बात करें तो क्रय कितना है, 80%, यानी 80 रुपया। 20 रुपया कम में खरीदा होता ना, 20% कम में खरीदा होता है। अगर वो 20% कम में खरीदा होता है यानी 80 में खरीदा होता है, और क्या करना, 20% लाभ पर बेचा होता है, यानी विक्रय की कितनी बात कर रहा है, यानी 120 की बात कर रहा है। यहाँ पर 20% लाभ है और यहाँ पर 20% कम कर रहा है, तो कम कर दिए, लाभ कर दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत है आपको? बिल्कुल भी नहीं। अब आगे पढ़िए, यदि उसे 10 रुपये कम में बेचता, 10 रुपये कम में बेचता तो बेच लेगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे 25% का लाभ होता। तो लाभ कब होगा, जब इसी क्रय को जब हम बेचेंगे तभी ना होगा। तो 80 रुपये का हमको कितना चाहिए, 25% लाभ चाहिए, यानी 125% निकालना है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 × 125, चौको 100, 4 दूना 8, यानी 20 × 25 100, यानी ये 100 आ गया। क्या ध्यान दीजिएगा, ये विक्रय आ गया, यानी क्रय था 80, विक्रय आ गया अब 100। जब 25% का फिर लाभ अब चाहिए था। अब वही बतिया क्या कह रहा है वो सुनिएगा कि अब उसके 10 रुपये कम, यानी 10 रुपया कम में बेचता, तो विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है ना, यानी विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है कितना, 10 रुपया। कम का मतलब होता ना अंतर, तो विक्रय कितना है, 100 है और यहाँ 120 है, तो 120 और 100 का अंतर कितना दिया है, 10, यानी 20% का अंतर दे रखा है 10, तो 100% ही क्रय मूल्य होता है हमारा, ठीक है ना। तो जरा देखिए कितना हो जाएगा, 100 × 10 आप बटाइए, हो जाता है 20, 20 × 25 100, आपका आ गया 50 रुपया। कोई दिक्कत हो तो बताइए। बस कुछ वही कह रहा था कि 20 में कम बेचा है, 20 लाभ चाहिए उसे 80, 100 120 आ गया। अब करा इस पर हमको चाहिए 25% का लाभ, तो 80 का 25% लाभ निकाले तो विक्रय मूल्य आ गया 100 रुपया, और विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा था 10 रुपया, तो यानी 20% बराबर 10, तो 100% बराबर 50 रुपया। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए करा अगला सवाल है, काम समय का सवाल है, अच्छा सवाल है। करा, अन्नु एक कार्य को पूरा करने में बिन्नी से 4 गुना दक्ष है, यानी एक है अन्नु और एक है बिन्नी, और क्या करा 4 गुना दक्ष बिन्नी से, यानी बिन्नी अगर एक है तो ये है 4, ये ना बात हुआ, बिन्नी से 4 गुना अधिक दक्ष है, यानी ये 1 और ये 4 गुना दक्ष है, ठीक है ना। वे एक साथ समान कार्य को 7 घंटे में करते हैं। तो आपको पता है ना कि M1 × D1 बराबर M2 × D2। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर W2 यानी काम, तो काम तो बराबर है यहाँ पर, तो काम का कोई झंझट नहीं है, तो यानी M1 × D1 बराबर M2 × D2 कर लेंगे। करा दोनों साथ मिल करके 7 घंटे में करते हैं, यानी दोनों को जब मिला लिया जाए तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 और धन
1, ये कितने कर रहे हैं 7 घंटे में। और करा तो अन्नू अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी, तो अन्नू कौन है, यही 4 है ना, तो 4 कितने दिन में करेगी वही हमको ज्ञात करना है। ये तो 7 घंटे में कर रहा है, ये कितने घंटे में करेगा काम, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए 4 1 5 5 7 35 और 4 इधर गुणा करा तो 35/4 यानी 35/4 घंटे में पूरा करेगी। ऑप्शन नंबर दूसरा। कोई दिक्कत हो तो बताइए, एकदम बेहद ईजी सवाल है, बस क्षमताएं ज्ञात कर लिए और जो करा वही कर लिए। दोनों मिलकर के 7 घंटे में कार्य कर रहे थे, तो 4 1 5 × 7 4 और 4 वाला पूछ रहा था, बिन्नी का पूछता तो बटे 1 कर देते, है ना। चलिए अगला सवाल। अगला फल भी है काम समय का सवाल है। देखिए 2 ठो दे दिया काम समय का फल। करा पी क्यू आर अकेले काम करते हुए क्रमशः 10 20 और 30 दिन में लेते हैं, यानी पी है, क्यू है और आर है। पी कितना दिन में 10 दिन में, क्यू कितना दिन में भैया 20 दिन में, और ई कितना दिन में 30 दिन में। कुल काम निकाल लीजिए, तो कुल काम कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं एलसीएम, तो 10 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब आपको ज्ञात करनी है क्षमता, तो क्षमता बराबर क्या होता है भैया, तो क्षमता बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। तो कार्य कितना है 60 है, समय कितना लग रहा है 10, तो इसकी क्षमता आ जाएगी 6, इसकी क्षमता आ जाएगी 3 और इसकी क्षमता आ जाएगी 2। पी क्यू आर की क्षमता आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर रहा है यदि एकांतर दिनों में, एकांतर दिन की बात कर रहा है, क्यू और आर के द्वारा पी की सहायता की जाती है, यानी क्यू और आर द्वारा पी की सहायता की जाती है, यानी पी हर सिचुएशन में है। कहने का मतलब है पी धन क्यू एक दिन में काम कर रहा है और अगले दिन वहां पी तो कर ही रहा है और इसके साथ आर काम कर रहा है, लेकिन जब क्यू कर रहा तो आर नहीं, आर कर रहा तो क्यू नहीं, यही एकांतर की बात कर रहा है। यानी एक दिन में एक दिन का काम निकालना पी धन क्यू का, तो कितना हो जाएगा पी धन क्यू का, तो पी धन क्यू यानी 6 3 9, ये हो गया 9 काम कर सकते हैं एक दिन में। और ये पी और आर कितना कर सकते हैं, तो 6 दिन में 6 2 8 काम हो गया ना। तो अगर हम बात करें एक दिन में ये 9 काम कर रहे हैं और एक दिन में ये दोनों लोग मिलकर के 8 काम कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें कि 2 दिन में कितना, तो आप कहेंगे 9 8 17 काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई पी क्यू के साथ मिलकर के काम किया तो 6 3 9 हो गया, पी आर के साथ काम किया तो 6 2 8 हो गया, यहां तक कोनो दिक्कत नहीं। तो एक दिन में ही काम हो गया, एक दिन में ही, तो 2 दिन में 17 काम, 9 8 17। आपको चाहिए कितना 60 काम, तो गुणे 3 कर लीजिए, तो गुणे 3 कर लीजिए, तो जरा बताइए 3 दूना 6 दिन हो गया, 6 दिन ना हो गया, जरा समझिएगा बात। और 17 3 51 काम हो गया, 51 काम हो चुका आपका, 6 दिन लगे, अभी भी 9 काम आपका बच रहा, बच नहीं रहा है, 60 काम है ना, तो अभी भी 9 काम बच रहा। 9 काम कौन करेगा, तो पी धन क्यू से ही शुरू हुआ है, तो यही करेंगे। तो 9 काम करने में ऑलरेडी एक दिन लगा रहा, तो अगर इसका हम 9 काम अगर ऐड कर दें तो इसी में हम एक दिन और ऐड कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि 6 1 7 दिन में आपका 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर आपका आया 7 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आंसर आपका आ गया 7 दिन। तो काम समय वाले सवाल ना अच्छे सवाल होते हैं, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन देखा जाए। हाँ ये देखिए अच्छा सवाल है ना, क्रिकेट का दौर है, इस समय चल भी रहा है। तो आज देखिए क्या करा, एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाया है। बल्लेबाज द्वारा जो टोटल रन बना वो है 124 रन। करा जिसमें से 6 चौके शामिल है और 10 छक्के शामिल है, यानी 6 ठो चौका मारा है 24 रन हो गया और 10 ठो छक्का मार दिया है, ठीक है ना, एकदम सूर्य कुमार यादव जैसा। तो 10 छक्के 60 हो गया। ये हो गया इसने कुल इतना रन बनाया है बाउंड्री से, तो कुल कितना हो गया 84 रन हो गया बाउंड्री से करा है। तो उसने विकेटों के भी दौड़ करके अपने कुल रनों का कितना प्रतिशत बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 84 रन तो बाउंड्री से बनाया, कुल 124 हो गया, तो 124 में से 84 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 40 ना, 40 रन बनाया है। कैसे, रनों के बीच दौड़ करके, चाहे सिंगल लिया होगा, चाहे डबल, चाहे ट्रिपल, है ना, खेले तो आप भी क्रिकेट हैं। तो 40 रन कुल रन है 124 गुणे 100 कर देंगे, तो यही जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा परसेंटेज। इसका आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चलिए तो इसको बस काट दीजिएगा, सही बिन में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा सवाल है, करा वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 398 और 437 और 5425
से भी को, हाँ, इनको विभाजित करने पर शेषफल कितना बचा है 7, और क्या इसमें करा 12 और इसमें करा 2। तो सबसे पहले इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 391 आ जाएगा। ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 425 आ जाएगा, और ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54 23 आ जाएगा। इन्हीं का ज्ञात कर लीजिए आप मस, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी इन 3 संख्याओं का ज्ञात कर लीजिए मस, तो ये आपका आंसर है। एक तरीका बता रहा और एक तरीका तो ऑप्शन से जो है ना, जैसे 11 से इसको काटिए तो 11 33 नहीं कटेगा, 15 से काटिए 15 तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा, ये 17 से काटिए तो 17 दूना 34 कितना बचा आपका 5 51 17 17 से कट जा रहा है। इसको भी काटिए 17 दूना 34 और 8 17 25 50, ये भी कट जा रहा है ना 17 है, इसका आंसर क्लियर हो गया 17। इसको भी काट लीजिएंगे तो 17 51 कितना बचा 3 और 17 33 हो जाएगा ना, 17 का 17 16 बचा 163, सॉरी कितना 17 का 17 51 3 बचा ना, और 32 हो जाएगा तो 17 दूना 34 हो जाएगा, तो 17 का 15 बचा 153 17 9 153, यानी 17 है इसका मौसम। समझ में आया? या तो आप ये काम कर लीजिए, ऑप्शन से इसको माइनस करके आप ऑप्शन से काट लीजिए, पहला तरीका आपके पास है। दूसरा तरीका देखिए क्या है, 391 को हम लोग ऐसे करते हैं, भाग विधि से ज्ञात करते हैं। तो एक अन्नम जाएगा 391, कोई दिक्कत, ये 4 आ जाएगा, और ये 12 में से 9 जा 3 आ जाएगा, 34 आ गया। अब इसको 391 को यहाँ पर करेंगे तो 34 से कन्नम 34 कितना आ जाएगा भैया, 9 में 5 जा, सॉरी 9 में 4 जा 5 51 आ गया, ठीक ना। और फिर 34 से कन्नम 34 तो कितना आ जाएगा, ये 11 में से 4 जा 7 और 1 17। अब इसको उतारेंगे हम 34 को, जो यहाँ पर शेष बचता है ना उसी को उतारते जाते हैं और शेष से काटते जाते हैं, ठीक है ना। तो 17 दूना 34, और जहाँ कट जाता है और जो काट देता है वही उसका मौसा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 34 काट दिया, वही आप काम ऐसे भी कर लीजिएगा, 425 को काट दीजिएगा कितने 5423 से, तो आपको आएगा जो लास्ट में जो संख्या आएगी वो 17 से कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो बस उसको काट के देख लीजिएगा तो आपका इसमें क्लियर हो गया कि मौसा आपका कितना है 17 है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिए अच्छे क्वेश्चन है, ये एक अच्छे लेवल के हैं। और एक तो इस बार आपका टाइम जो कम हुआ ना, ठीक ना, उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 काम करिए, एक आप करिए प्रैक्टिस, और 60 मिनट को कभी भी अगर आप मोबाइल से टेस्ट देते हैं तो उसको आप 55 मिनट मानिए, चाहे 50 मानिए, सबसे बेस्ट है 50 मानिए आप, ठीक ना। या तो आप लैपटॉप पर टेस्ट दीजिए माउस के साथ। तो 2 काम करिए, या तो आप लैपटॉप पर, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पर टेस्ट दीजिए, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल पर टेस्ट दीजिए, 50 मिनट का टेस्ट दीजिए। और आपको पहला काम ये करिए, समय बचाइए। दूसरा काम, मैथ को मजबूत करिए। मैथ को अगर आप मजबूत करेंगे तो आपका टाइम वही बचाएगा, जब टाइम बचेगा तो आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर 60 मिनट में 80 क्वेश्चन आपको करना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए कैसे लगाना है। देखिए क्या कर रहा है, 36 मीटर जूट बेचने पर, हाँ बेच रहा है, एक दुकानदार को 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि लाभ होता है। अच्छी बात है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। ऐसे सवाल में जानते हैं क्या करिएगा, देखिए लाभ बराबर आपको बता रहे हैं एकदम बहुत आसानी तरीके से। तो आपको पता है लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय होता है। यहाँ पर लाभ हो रहा है ना, तो लाभ बराबर, अगर हानि का था तो हानि बराबर क्या होता है, तो हानि बराबर होता है क्रय माइनस विक्रय, है ना। तो पहले लाभ वाले पर समझ लीजिएगा, अभी आपको सवाल समझ में एकदम आ जाएगा, बहुत आसान भाषा से। लाभ करा 12 मीटर के बराबर हो रहा ना, तो आप सीधा लिख दीजिए लाभ बराबर 12, सीधा लिख दीजिए, इसमें और कुछ तिगड़मबाजी मत करिए, बस सीधा लिख दीजिए लाभ 12 हो रहा ना, 12 कर दीजिए। विक्रय कितना हो रहा है 36 कर दीजिए। अब माइनस क्रय को हम x मान लेते हैं, बस x की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, x इधर आ जाएगा और ये 12 माइनस जाएगा तो 36 में 12 जाए 24, यानी आपका आ गया x 24, यानी 24 आप मान लेते हैं क्रय है आपका, ठीक है ना। चलिए अब आपको लाभ ज्ञात करना, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा 12 लाभ हो रहा ना, बटा क्रय गुणे 100, 12 दूना 24 और 50% लाभ हो रहा है। कोई दिक्कत है नहीं, 50% आपका लाभ हो रहा है। तो बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर आ गया आपका, और यही हानि रहता तो हानि पर आप कर देते हैं, ठीक है ना। कोई 2 मूल्य दिया रहेगा, वही 2 जो दिया रहेगा ना उसी को उसी की जगह पर रख दीजिएगा। जैसे लाभ दिया था 12 मीटर के बराबर लाभ, तो लाभ पर रख दिए, 36 के विक्रय पर रख दिए। अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल है, कह रहा एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। तो समबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि तीनों भुजाएं क्या होती हैं भैया, बराबर होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समबाहु त्रिभुज का अगर बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल का क्या होता है, कर्ण में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर,
अगर बात कर रहे हैं कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, अगर त्रिभुज की ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, कर्ण में 3/2 गुणे भुजा होती है। अगर बात कर रहे हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो आपको पता है कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो क्या होता है 3 गुणे भुजा होता है ना। इसमें कोई दिक्कत रत्तीवर नहीं है आपको। चलिए अब ज्ञात कर लेते हैं। तो परिमाप दिया 36 करणी में 3, तो परिमापन दिया यानी 3 गुणे भुजा का मान कितना दिया है, 36 करणी में 3 दिया है, तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 12 बार में, यानी भुजा की वैल्यू आ गई 12 करणी में 3। कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं ना, फार्मूला नोट कर लीजिएगा समबाहु त्रिभुज की, ठीक है। अब क्या करा, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लीजिए ऊंचाई वाला का फार्मूला लिखे हैं, तो ऊंचाई का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई बराबर है आपका करणी में 3/2 गुणे भुजा। भुजा का वैल्यू आया है 12, करणी में 3, 2 छक्के 12, तो आ जाएगा करणी में 3, करणी में 3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, यानी 6 गुणे 3 = 18 सेंटीमीटर। मीटर जो दिया रहेगा, क्या दिया है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है ना। बस तो फार्मूला नोट कर लीजिएगा। अब अगले सवाल पर देखा जाए। 20 सवाल आपके हो चुके, अगला सवाल देखिए। हाँ, ये अच्छा सवाल करा। 2760 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यानी कोई रुपया उसको 2 भागों में बांटा जा रहा है, ठीक है ना। करा है जब इन्हें क्रमशः 2 और 4 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया जा रहा है, यानी साधारण ब्याज दिया जा रहा है, तो प्राप्त राशियां बराबर हों। प्राप्त राशियों का मतलब होता है मिश्र धन बराबर हो। प्राप्त राशि कौन होती है, मिश्र धन ना होती है, तो मिश्र धन बराबर हो। करा तो निवेशित दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग की बात कर रहा है, लगाइए जरा सवाल। दूसरा भाग, तो हम मान लेते हैं कि दूसरा भाग जब पूछ रहा तो x है, तो पहला भाग कितना हो जाएगा भैया, तो आप कहेंगे 2760 - x हो जाएगा, ये ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर क्या कर रहा है, मिश्र धन 1 बराबर मिश्र धन 2। भाई मिश्र धन ना बराबर है, और मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन अधन ब्याज, ठीक है ना, ब्याज 1 आ मूलधन धन ब्याज 2। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ज्ञात करते हैं। तो क्या कर रहा है, तो 1 रुपया तो ये है, एक मूलधन तो x है और एक मूलधन कितना 2760 - f है, और ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है। तो पहले का मूलधन देखिए जरा कितना है, यानी 2760 - x आप प्लस। अब ब्याज बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये पहले बताइए, यहाँ तक समझ में आ रहा है बात। कह क्या रहा है कि 2 भाग है, तो दूसरा भाग ज्ञात करना, तो दूसरे को 1 से मान लिया, पहला भाग इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा प्राप्त राशि बराबर, मिश्र धन को मिश्र धन के बराबर कर दिए। मिश्र धन बराबर होता मूलधन धन ब्याज, और ये भी मूलधन धन ब्याज, यानी दोनों बराबर हो गए। मूलधन पहला भाग कितना 2760 - x है, याद कर रहे हैं। और ब्याज क्या होता है, मूलधन यानी 2760 - x गुणे दर, गुणे, हाँ दर कितना 5% गुणे समय बटा 100। कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं ना। अगला, अब दूसरा भाग क्या है, x है, x यानी मूलधनवा, और ब्याज कितना है, तो मूलधन गुणे दर कितना है, दर है 5% गुणे समय 4% है, 4 वर्ष है ना दूसरे वाले में, अब बटा 100। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए सबसे पहले जो बटे 100 वाले को एक तरफ फेंक दीजिए और इसको इधर फेंक दीजिए, तो हो जाएगा 2760 - x, और ये इधर आएगा तो -x हो जाएगा। भाई ये x इधर आएगा तो -x ना हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी अपनी तरफ है ही। इसको उधर फेंक दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये x गुणे 5 गुणे 4 बटा 100, एक बार लिख दे रहे हैं 2760 - x गुणे 5 गुणे 2 बटा 100। ये तो कैलकुलेशन है ना। चलिए ये कितना हो जाएगा 2760 - 2x। ये देखिए 5 को 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 दूना 10, यानी 10 बटा 100 कॉमन है। बोलिए है कि नहीं है, दोनों जगह है ना 10 बटा 100। तो यहाँ पर क्या बचा, 2x बचा माइनस, है ना बचा भाई 5 को 20x, तो 2x बचा। यहाँ पर क्या बचा है, देखिए 5 दूना 10 से तो कॉमन हो गया है, तो माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2760, और माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं, 0 से 0 कट जाएगा। जरा देखिए 10 का इधर गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, 10 गुणे 2760 माइनस 10 दूना 20x बराबर, ये हो जाएगा 2x - 2760। ये इसको माइनस कर देना,
सॉरी प्लस कर देना तो कितना हो जाएगा ये 2x और x मिल करके 3x हो जाएगा और माइनस 2760। कोई दिक्कत नहीं। माइनस को इधर लाइए तो प्लस हो जाएगा और इसको उधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये। अच्छा ये देखिए 10 गुणे 2760 है, अगर 2760 को यहाँ पर अगर हम x मान लें तो 10x है, इधर एक तो x है, इधर आएगा तो 11x ना हो जाएगा, 10x और 1x 11x और x की वैल्यू इतना, यानी कर दें 11 गुणे 2760 और ये 20 3 23x। कोई दिक्कत है नहीं। 23 को इसको काट दीजिए तो 23 एक नम 23 और 23 4 बचा 23 दूना 46, बस तो 11 गुणे 12 आ गया, है ना आया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 11 गुणे 120, तो 12 का नम 12 का 2 आया, 12 का नम 12 और एक 13, यही आया 1320, 1320 यही आपका आंसर है। ठीक है बस, तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, यहाँ तक आपको समझना था ये वाली बात, उसके बाद से आपको कैलकुलेशन करना है ना। तो ये आ गया आपका 1320। चलिए, और दूसरा भाग पूछ रहा था तो दूसरा भाग 1320 होता है ना। अगर पहला भाग पूछता तो उसमें से घटा देते 2760 में से 1320, वो आ जाता दूसरा भाग। अगर यहाँ पर कहता ब्याज बराबर होता तो हम ब्याज को बराबर कर देते, प्राप्त राशियों को बराबर नहीं करते। ठीक है ना। चलिए हाँ, अगला देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। क्या करना है, 2 गुणे 10 घाते 6, 7% यानी 7/100, 4% यानी 4/100, 12% यानी 12/100, 6 जीरो इससे कट जाएगा। अरे भाई 6 जीरो से कट जाएगा, सबका गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 7 दूना 14, 14 चौको 56, 56 गुणे 12 कर दिए तो 12 छक्के 72, 2 आया है ना, 7 8 में तो 12 25 60 और 5 5 67, 672 आपका आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। बस कुछ सवाल और हैं। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, 9 और 10 के छात्रों की संख्या दिया है 42 और 45। 9 में 42 है और 10 में है 45। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। और 9 10 में लड़के लड़कियों का अनुपात दे रखा है। 9 में कितना दे रखा है, 9:5 और 10 में कितना दे रखा है, 8:7। ठीक है ना, लड़के और लड़कियों का अनुपात है, लड़का है और ये लड़की है, लड़का है और ये लड़की है, ये 9 में और ये 10 में। कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा देखिए, अगर हम लड़कों का अनुपात ज्ञात कर लें तो 9 5 हो जाएगा 14, सॉरी हाँ 14, और 14 का 42 में गुणा, अरे भाग कर देंगे ना, यानी अगर इसको हम अलग कर दें तो 9x और ये 5x, तो कितना हो जाएगा ये 9x धन 5x, यही तो किसके बराबर है, 42 के बराबर। वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 8x और 7x, और यही किसके बराबर है, 45 के बराबर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 9 5 14, 14 बराबर 14x बराबर 42, तो x बराबर 3 आ गया, और x बराबर 3, इसका मतलब है कि ये लड़के कितने आ गए, 9 3 27, ये बॉय है ना, और ये गर्ल, ये बॉय और ये गर्ल, तो 27 आ गए लड़के, अब 5x तो 5 यहाँ 15 आ गई लड़कियाँ, याद रखे रहिएगा, ये बॉय है और ये गर्ल है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए 8 7 कितना हो जाएगा 15, और 15 × 45, यानी x का मान यहाँ पर भी 3 आ गया, और 3 आ गया तो कितना हो जाएगा, बॉय हो जाएंगे 8 3 24, और ये हो जाएंगे 7 3 21, 21 बॉय और लड़कियाँ, सॉरी 24 बॉय लड़कियाँ 21। अब देखिए क्या पूछ रहा है, करा तो लड़के कुल संख्या, यानी लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है। तो लड़कों को पहले ऐड कर लीजिए, 27 और 24 को ऐड कर लीजिए पहले, और उसके बाद से क्या करा 15 और 21 को ऐड कर लीजिए, और नी का अंतर पूछ रहा है घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 4 11 और 2 2 4 1 5 51, और ये कितना हो जाएगा भैया 21 10 31 5 36। अब इसी में से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 36 5 41 15 हो जाएगा ना, 15 आपका आंसर है। बस ठीक है ना, या तो आप यहीं पर अंतर ले लिए होते तब वो, इसमें अंतर है 3 और इसमें अंतर है 12 का, तो 12 3 15 आ गया आपका, है ना। तो यहाँ पर वो अलग अलग अनुपात दे रखा था, अनुपात को आपको ज्ञात करना था, उसके अलावा तो नहीं कुछ करना था। अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल है, करा 112 24 और 25 सेंटीमीटर एक ठोस धातु के आयताकार को पिघलाया जाता है, आयताकार खंड को पिघलाया जाता है, यानी घन को पिघलाया जा रहा है, और क्या बनाया जा रहा है, बेलन बनाया जा रहा है। तो हम आपको बताते हैं कि पिघलाने वाले पर 2 सवाल देता है, पिघलाने वाले पर 2 सवाल देता है, एक संख्या पूछता है और एक ऐसे ही कुछ पूछता है, या तो त्रिज्या पूछेगा, ऊंचाई पूछेगा, कुछ पूछेगा, ठीक है ना। तो संख्या पूछता है तो बड़ा बटे छोटा कर देते हैं,
बड़ा बटे छोटा, और अगर त्रिज्या पूछे, ऊंचाई पूछे, ये सब पूछे अगर, ठीक ना, अगर ये सब पूछे तो उनके आयतन को हम बराबर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बराबर। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? बराबर ना करना पड़ेगा, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कर देंगे, यानी घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर बेलन में बदला रहा है ना, तो बेलन का आयतन। और घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बेलन के क्या आयतन होता है? पाई आर स्क्वायर एच। नोट कर लीजिएगा। पूछ क्या रहा है आपका? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ इसका होता है बेलन का, वो होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। अभी ज्ञात कर लिया जाएगा। तो देखिए लंबाई कितना दे रखा है? 112 गुणे 44 गुणे 25 है ना, और ये 22/7 रखने के लिए करा, रख दीजिए। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 35। बेलन का त्रिज्या 35 है ना, तो 35 गुणे 35 कर लीजिए, गुणे ऊंचाई कितनी है? अरे वही तो ज्ञात करना है ना, वही ज्ञात करेंगे तो फिर यहाँ पर रख लेंगे। तो जरा देखिए ये कितना हो जाएगा? 7 पच्चे 35, ये 22 दूना 44 हो जाएगा, है ना। अब 5 पच्चे 25 और 5 सत्ते 35, यही ना। और 7 से कट जाएगा क्या? 7 एक का नाम 7, 5 कितना आया ये 4, 5 छक्के 42, और 16 दूना 32 आ गया ना, 16 दूना 32 और कुछ नहीं बचा, यानी 32 आ गया ऊंचाई का मान, 32 सेंटीमीटर। अब आइए वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लेते हैं। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या लिखे हैं? 2 पाई आर एच ना, 2 गुणे 22/7, और आर की वैल्यू कितनी दिया था? 35 ना दिया था सवाल में, देखिए। और एच की वैल्यू क्या ज्ञात कर लिए हैं? 32। तो बस, तो 7 पच्चे 35, तो 5 दूना 10 और 22 कितना हो जाएगा भैया? हाँ 220 गुणे 32, तो 22 दूना हो जाएगा 44, और 22 3 66, और 66 और 4 70, और ये 0 70 40। वक्र पृष्ठ कितना आया? 70 40 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। बस कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि पिघलाने वाले पर अगर त्रिज्या या ऊंचाई की बात अगर करा तो दोनों का आयतन को बराबर कर देंगे, अगर संख्या की बात करेगा तो बड़ा बटे छोटा, जिससे बनेगा वो ऊपर और जो बनेगा वो नीचे। तो यहाँ पर आयतन हमको बराबर करना था, हमने एच की वैल्यू ज्ञात कर लिया, वक्र पृष्ठ का फार्मूला हमको पता है, बस वहीं पर हमने रख दिया, आंसर आपका इजी तरीके से आ गया। फार्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए क्या करा, 10 प्रेक्षण का औसत है 46, कितना है? 46 है। बाद में पता चला कि गलती से उसने 142 की जगह पर 42 पढ़ा था, यानी पढ़ना चाहिए था 142, पढ़ा केवल 42, यानी 100 अभी पढ़ना और चाहिए था, यानी हमारी 100 की कमी हुई है, तो वो 100 बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना, 42 ही लिखना चाहिए था, 142, 100 अधिक होना चाहिए था ना। इसका मतलब जब ऐसे औसत ज्ञात करते हैं तो औसत बराबर क्या होता है? मूल प्लस परिवर्तन औसत। तो मूल कितना है? तो मूल है आप कहेंगे 46 है, क्योंकि 10 का 46 है ना। और ये भी ध्यान देंगे कि संख्याओं में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, तो नहीं हो रहा, बस 42 की जगह पर 142 आपको लिखना था, लेकिन आपने क्या किया? 42 लिखा। तो बस यानी 46 कितने का अंतर हो रहा है? 100 बट कितने संख्याओं में? तो आप कहेंगे 10 प्रेक्षण है, देखिए जरा सा 10 प्रेक्षण है, तो 10 में तो कितना हो जाएगा? 46 + 10 = 56, यानी सही औसत क्या है? 56 है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर क्या करना है? मूलधन परिवर्तन कितने का हो रहा है? 100 कितने में हो रहा है? 10 में, तो आ गया आपका 10, यानी टोटल आ गया 56। तो हो गया आपके टोटल 25 क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के कंप्लीट हो गए। तो अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराए जाएंगे, ठीक ना। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए पूरे के पूरे आपको कराए जाएंगे। अगर ये चीजें आपको समझ में आई होंगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।